ठीक है जी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। थोड़ी अनोखी कहानी है इसकी। कहानी ऐसी है कुछ कि आप किसी भी कंटेनर में एक लिक्विड डाल देते हैं। एक मिनट, कलर देखने दो। लिक्विड देखा, लिक्विड डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। क्या दिखेगा तुम्हें? पानी की एक लेयर बनती हुई दिखेगी। अभी पानी की लेयर ऐसी क्यों रहती है? मतलब ये ऐसे उबड़ खाबड़ पानी की नहीं होता, स्ट्रेट मेम्ब्रेन क्यों बन जाती है? हर चीज की वजह साइंस होती है, तो ये साइंस कभी मैंने सोची नहीं। ऐसे उबड़ खाबड़ क्यों नहीं है, स्ट्रेट क्यों, एकदम प्लेन क्यों बनती है? ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन में दो तरह की फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होता है एडहेसिव फोर्सेस, और दूसरा होता है कोहेसिव फोर्सेस। अब ये क्या है? एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव सुना है ना टर्म? जिंदगी में एडहेसिव सुना होगा, है ना? जब भी कुछ खरीदने जाओ, फेविक्विक, फेविस्टिक, जो भी लिखोगे उस पर लिखा होता है। फेविक्विक लेने जाओगे उस पर लिखा होगा हाईली एडहेसिव, है ना? इतना एडहेसिव है, गरम गरम है कि हाथ पे लगाओगे तो उंगलियां चिपक जाएंगी। ठीक है, तो हाईली एडहेसिव है। एडहेसिव मतलब दो डिफरेंट मटेरियल्स को जोड़ने वाली चीज को, या दो डिफरेंट मटेरियल की चीजों के ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं, उनको हम लोग एडहेसिव बुलाते हैं। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्सेस मतलब लिख लेंगे दोस्तों, किसी को ऐसे परेशानी नहीं रहनी चाहिए। एडहेसिव का मतलब है an attraction force between two different materials. ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं समझाऊंगा, ऐसे कोई चिंता नहीं करनी कि सर ये एडहेसिव कोहेसिव क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स, तो एडहेसिव है। कोहेसिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सिमिलर मटेरियल्स। ठीक है, ये सिमिलर मटेरियल्स के बीच में होता है, और ये डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में होता है। तो बढ़िया, ये तो है ना। दो डिफरेंट मटेरियल में करेंगे तो एडहेसिव है, सिमिलर में करेंगे कोहेसिव है। तो कहोगे सर इसका लॉजिक, पानी का कैसे, क्या लॉजिक है, व्हाट इज दिस? तो देखो मेरी बात सुनो। अगर मान लो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस लगेंगी। उसके आसपास के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल इधर भी जाना चाहता है, इधर वाले के साथ इधर जाना चाहता है, इधर वाले के साथ इधर जाना चाहता है, इधर वाले के साथ इधर, इधर वाले के साथ इधर, इधर वाले के साथ इधर, इधर वाले, बहुत बार हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये क्या है? ये सर्कल ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। क्या है? सर्कल ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आप किसी भी पानी के मॉलिक्यूल को कहीं भी रख दो, वो क्या करेगा, आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसको थोड़ा सरफेस पे ले आओ तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाला पार्टिकल भी क्या होगा, यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ 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 ओके, हाँ। तो बन गया ये। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया अट्रैक्शन किस तरीके से आने वाला, हम लोग वो देख रहे हैं। मान लो अब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है। अब ये वाटर मॉलिक्यूलर के ऊपर अट्रैक्शन नीचे इतनी लग रही है, इधर भी 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 इतनी लग रही है। अब ऊपर देखोगे तो उतनी नहीं लग पा रही। हेंस क्या हुआ? यहां तक तो एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस है, लेकिन ये बाकी का जोन कोहेसिव हो जाएगा, है ना? और कोहेसिव मतलब वाटर मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। अब एयर और वाटर का जो फोर्स होगा वो कंपैरेटिवली वीकर है इन कंपैरिजन टू दी कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर। हेंस नेट फोर्स कहां लगेगा इस पर्टिकुलर स्फीयर को? नीचे की तरफ। सो द पार्टिकल्स नियर टू द सरफेस, ठीक है, दे टेंड टू मूव डाउनवर्ड ड्यू टू देयर excess cohesive forces.
ठीक है, और ड्यू टू देयर एक्सेसिव अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, किसी भी टर्म में मैं उसको कैसे भी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी है कैसे भी बोल सकते हैं, है ना। सरफेस वाले के ऊपर भी यही होगा, ये बैठा सरफेस पे, सरफेस वाले के पास और बढ़िया, इधर है फोर्स, 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 ऊपर है ही नहीं कुछ, खटच, खत्म होगी बात। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ही याद है, तो क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर सारे पार्टिकल नीचे जाना चाहते हैं, इसीलिए पानी की मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके की होती है। अब जरा ढंग से समझो, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब पानी की लेयर दिख रही है, यहां पर देखो जो सरफेस पे पानी है ना, वो नीचे की तरफ जाना चाहता है, जो सरफेस पे पानी है वो नीचे की तरफ जाना चाहता है, जो यहाँ पर है वो तो हर तरह से अट्रैक्ट हो ही रहा है, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर है वो नीचे रहने चाहती है, इसीलिए पानी की टॉप मोस्ट लेयर पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है, क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वांट्स टू गो डाउन, लेकिन उनको मौका थोड़ा मिलेगा इतना, समझेंगे नहीं प्राणी हो। बात समझ में आई क्या है एडहेसिव और कोहेसिव का बीच में। तो एडहेसिव कहां होता है, डिफरेंट मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन, कोहेसिव कहां होता है, सिमिलर मटेरियल के बीच में एडहेसिव। तो सरफेस टेंशन सर मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं इसको, टॉप मोस्ट लेयर ले लो, तो सरफेस टेंशन के बारे में एक आधी लाइन लिखने तो लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में लिख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, the property of a liquid due to which its free surface सर आप एक बार स्टार्टिंग से बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकते हैं, the property of a liquid due to which its free surface tries to have minimum surface area and it behaves, ड्यू टू विच के बाद क्या बोला due to आपने? which its free surface tries to have minimum surface area tries to have minimum surface area and it behaves if it is under a tension, like तो फिर से रिपीट कीजिए। कहां से बेटा, इट बिहेव्स उसके बाद it is under a tension, like a stretched membrane is called surface tension. ओके गाइस, डेफिनेशन समझ आ गई, कुछ नहीं है जो मैंने बोला वही है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिक्विड अट्रैक्शन की वजह से वो एक मेम्ब्रेन फॉर्म अप हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें क्या है, मान लीजिए टॉप लेयर आपको ऐसे दिख रही है, अब सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, वो कहते हैं काम करो, एक नीडल लो और नीडल को पानी के ऊपर फेंक दो,
ठीक है, नीडल को पानी के ऊपर फेंक दो तो क्या होगा, नीडल जैसी नीचे जाएगी वो इस लाइन को फॉलो करते जा रही है, ये क्या करेगा, ये पानी के सरफेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगी। लेकिन होगा क्या, सरफेस टेंशन क्या है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है जो कि पानी के लेवल को एकदम सीधा कर लेता है। तो हेंस क्या होगा, जैसे ही वो खराब करेगा, फॉरवर्ड मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो फोर्स लगाएगी और कहेगी नहीं नहीं तुम सीधा हो जाओ भैया। लॉजिक समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हेंस होगा क्या, यहां पर इस पूरी लेंथ के क्रॉस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इस पूरी लेंथ के क्रॉस फोर्स लगने लग जाएगा। हेंस सरफेस टेंशन और कुछ नहीं बल्कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है। सरफेस टेंशन और कुछ नहीं बल्कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है। बात समझ में आया क्या कर रहा हूं? पानी की लेयर के ऊपर आप लोग घर में बैठे हो यार, यहाँ पर होता तो मैं आपको दिखाई देता, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता। आप मान लीजिए अपने गिलास में पानी भरिए और एक सुई को अंदर फेंक दीजिए, जैसे ड्रॉप कर दीजिए, वो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगी वो मेम्ब्रेन को खराब करेगी। टॉप मोस्ट लेयर जो ऐसे थी स्ट्रेच्ड, वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी, लेकिन वो डिस्टर्बेंस ज्यादा देर तक नहीं रहती, फटाफट इट कम्स बैक। तो व्हाट इज द रीजन फॉर इट टू जंप बैक? रीजन इज ऑन दैट पर्टिकुलर लेंथ a force is applied or force gets acted on ताकि वो उस मेम्ब्रेन को सीधा वापस रख दे। तो सरफेस टेंशन है क्या, वो फोर्स है जो उस लेंथ पे लग रही है ताकि वो मेम्ब्रेन एकदम स्ट्रेच्ड रहे। दिस द फॉर्मूला। कूल, ठीक है। ये किसके लिए है, ये लिक्विड लेयर्स के लिए। लिक्विड लेयर के लिए। अब मेरी बात समझिएगा ढंग से, अगर मान लीजिए ये बबल होता, सोप बबल, सोप बबल के केस में सोचो, अगर मैं एक लाइन मारूंगा तो ये एक्चुअली एक सरफेस नहीं दो सरफेसेस है। एयर के साथ जो इंटरफेस बन रहा है, इंटरफेस मतलब समझते हो, इंटरफेस का मतलब है जहां पे लाइन दोनों ज्वाइन करती है। अगर बबल है, देखो लिक्विड ड्रॉप है तो इंटरफेस नहीं है, एक ही इंटरफेस है। लिक्विड और एयर के बीच में एक ही जगह इंटरेक्शन हो रही है, वो है सरफेस पे, लिक्विड ड्रॉप पे, ठीक है। लिक्विड लेयर लिख लो, लिक्विड ड्रॉप लिख लो, तो सरफेस टेंशन ऐसे डिफाइन होती है। लेकिन मान लो अगर बबल है तो अंदर हवा है। अब मानो मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, एक लेंथ लाइन कंसिडर की, तो वो लेंथ जो है, वो लाइन जो है, वो दो जगह इंटरफेस दिखाएगा। एक लिक्विड और एयर इंटरफेस ये रहा, और एक लिक्विड और एयर इंटरफेस ये रहा। सही है ना? सेम लाइन दो जगह दिख रही है, ये लीजिए, ये नॉर्मली हम देखेंगे तो ये दो जगह दिख रही है। तो ये लाइन दो जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो इंटरफेस कितने हैं? दो। तो जो फोर्स लगेगी वो दोनों इंटरफेस पे लगने वाली है। हेंस सोप बबल के केस में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 है। दोस्तों कुछ समझ आ रही है? अद्रिजा बेचारी इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही है मेरे को? अद्रिजा तुम सर एक बार बबल वाला वापस बताओ ना। बबल वाला, बबल मेरे भाई गुवा ऐसे, मतलब वो पानी वाले बबल नहीं बनाते थे हम लोग, वो जो यार मेलों में मिलते हैं। तुम बेचारे गरीब मेले में गए नहीं है कभी। पार्क, सॉरी, शहर वाले बच्चे हो तुम। शहर में ऐसे मम्मी पापा कभी पार्क में लेके गए हैं तुम्हें बेटा, पार्क के बाहर ऐसे वो हवा से ब्लो फूक करके ऐसे बहुत सारे गुब्बारे निकलते हैं छोटे छोटे, है ना? तो वो वाला जो होता है वो इसी का एग्जांपल है, सोप बबल है वो, ठीक है। नहीं तो तुम कभी ऐसे कभी कभी जब जब नहाते हो जिंदगी में, ठीक है, तो कभी सोप यूज करोगे तो ऐसे कभी कभी ऐसे बबल बन जाते हैं, है ना? नहीं तो साबुन पे रहते हैं, अच्छे से देखना जिंदगी में कभी तो तुम्हें दिखेगा बबल मतलब लिक्विड सोप सोल्यूशन, and there is an interface of air over here and over here, two zones of air। तो अगर एक लाइन मारूंगा तो वो एक लाइन दो लेयर्स पे काम कर रही है, दो बार इंटरफेस को मिलती है, एक बार ये एक बार ये। तो एयर इंटरेक्शन एक बार नहीं दो बार है। तो लिक्विड ड्रॉप मतलब पूरा से पानी का ड्रॉप फेंकोगे तो ऐसा बबल ऐसा होना चाहिए, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। सरफेस टेंशन यही चीज समझाती है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी है ना वो हमेशा ऐसी लेयर पकड़ लेता है,
ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आज, बढ़िया मजेदार। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है, एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है। सरफेस टेंशन की वजह से हमेशा जो है लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल जोन पकड़ने की कोशिश करता है। अब हम लोग बचपन से बनाते हैं कि ऐसे एक नलका है, ऐसा नलका बनाएंगे हम, इधर उसकी, वाह दोस्तों पता नहीं कैसा ही नलका बना रहा हूं, बट ठीक है चलेगा, ऐसा नलका बना दिया मैंने, वाह अजीब सा ही नलका है, दीवार, ठीक है। अब पानी गिर रहा है, टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी में अपन कभी ऐसा पानी नहीं बनाते, ये पानी नहीं बनाते हम पानी बनाते हैं ऐसा। हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें सिखाया ही गया, ड्राइंग में यही सिखाते थे कि वाटर ड्रॉप लुक्स लाइक दिस, इट डजंट लुक लाइक दिस, इट इज रॉन्ग, इट इज राइट व्हाट वी नो, बट फिजिक्स टीचर राइट रॉन्ग, ठीक है। फिजिक्स वाला कहता है ये सही है, ड्राइंग वाले कहती है ये गलत है। अपन किसकी सुने, ड्राइंग वाले अपने को ज्यादा पसंद है ना, क्योंकि वहां पे दिमाग थोड़ा चलाना है, वहां तो बोला जा रहा है अपन बनाएंगे ऐसा अपनी इमेजिनेशन से, है ना। तो किसकी सुने दोस्तों, फिजिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स वाले की सुनो, होल्ड करो। मैंने नाम लिख लिए बच्चों, समझे बंधुओं। अब आप कहोगे सर ये कैसे, सर ये तो मतलब बेकार बात है, ये होता है सर, we know it looks like this, drawing teacher is correct because we can actually see this, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। अच्छा, और आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, गोला कैसे बन जाएगा और गोला क्यों बनेगा, है ना। तो अब मैं बताता हूँ, पानी के गिलास में पानी पीते पहले हम, हाँ, पानी की लेयर ऐसी क्यों रहती है, समझो इस बात को। अब आपको जानते सर आई नो कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, सरफेस टेंशन, तो यू कैन यूज टेक्निकल टर्म्स नाउ, है ना। यू नो कोहेसिव फोर्सेस, यू नो सरफेस टेंशन, ठीक है। तो मैं कोई बोलेगा व्हाई वाटर लुक्स लाइक दिस इन अ ग्लास, सर दो रीजन। I'll tell you another thing, due to the cohesive forces which causes surface tension, it's all because of that the water tries to occupy the minimum possible volume in the glass. Absurd shape में नहीं रहता है वो, उतने से जोन में कंस्ट्रेंट रहेगा, getting me? वो अपने आप को कम से कम एरिया में रखने की कोशिश करेगा। पानी डालूंगा पानी यहां तक नहीं आएगा, अब ये सरफेस टेंशन वाली लेयर यहां तक भी तो बन सकती थी, मैं पानी डालूं और ये नीचे से जोन ना बने या अपने हवा में आ जाए, या पानी का कोई फ्लूइडिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पानी तो फ्लूइड है कहीं भी मूव कर सकता है, तो जरूरी थोड़ा सबसे ज्यादा यहीं पर हो, थोड़ा यहाँ पर हो, धीरे धीरे कम होता जाए लेकिन पूरा ग्लास भर जाए। मैं थोड़ा पानी डालूं या मैं पूरा ग्लास भर के पानी डालूं, वो ग्लास में पूरा ऑक्यूपाई होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव वर्कड लाइक दैट, बट व्हाट इज द रीजन व्हाई इट वर्क्स लाइक दिस? The reason behind that is it tries to occupy the minimum possible surface area. It tries to occupy the minimum possible surface area. And that is the reason why in a glass water is like this. आप बोलोगे सर कैसे फिजिक्स, why it is correct, है ना। Reason is the moment you release a drop of water, it tries to constrain itself, yeah, it tries to accumulate the entire water, बिकॉज कोहेसिव फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, सब अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो पानी जब फेंका तो सारा पानी क्या होगा, सब अंदर की तरफ जाने की, एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब सारे एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया व्हिच इज नथिंग बट अ स्फेरिकल शेप। क्योंकि सारे पानी की पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ जा रहे, भाई भाई नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना, तो एक दूसरे की तरफ पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जब वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे साथ में क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया पकड़ेगा, लिक्विड ड्रॉप इज इन अ स्फेरिकल शेप। प्लीज इसको अपनी भाषा में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, मैं नहीं लिखवा रहा हूं, अपनी भाषा खुद बनाओ, खुद लिखो। टिल द टाइम मैं तुम्हें और बढ़िया चीजें दिखाता हूं।
सर क्या बोला, एक बार रिपीट करो ना। यार ये क्या बोल लूं, ये मैं नहीं रिपीट कर रहा, तो को समझ नहीं आया? अरे समझ गई ना? सर वो बीच में आवाज ब्रेक हो रही थी इसीलिए। यार ये क्या यार, व्हाट इज दिस यार? कुछ नहीं यार, मतलब कि it tries to occupy due to the cohesive forces and surface tension, the liquid drops tries to constrain itself in the minimum possible surface area, and sphere has got the minimum surface area. That's why it comes in the क्या है, spherical shape ले लेता है अपने आप को. The liquid drop. थैंक यू। भाई इतनी अंग्रेजी बहुत मुश्किल से निकलती है भाई. अरे मुझसे अंग्रेजी में बुलवा रही है यार. हम पंजाबी लोग की इंग्लिश यहाँ तो सीधा कनाडा जाके ठीक होती है. आसपास छोटे मोटे जोन में अपन जाते भी नहीं. ओके मैं इनफैक्ट मैं भी कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, एकदम तुम्हें फील दिलाता हूँ कि व्हाट मैं सही हूं. अभी बताऊंगा मैं तुम्हें. लो दोस्तों. I'll stop the share and I'll come back. I'll share something good यार. जिंदगी में कुछ अच्छा भी दिखाना चाहिए लाइफ में. सब जगह पढ़ाता ही रहता हूं मैं. आओ पढ़े. आउटर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है. आउटर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी की वजह से जो शेप तुम लोग ड्राइंग क्लास में सीखते आए हो, जो मैंने बोला कि ड्राइंग क्लास में सही है लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में गलत है, वो एक्चुअल में आपको वैसा ही दिखता है. तो उसका लॉजिक क्या है कि सिंस ग्रेविटी लग रही है तो ऊपर वाले पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, इसीलिए ऊपर कंपैरेटिवली कम पार्टिकल और नीचे ज्यादा पार्टिकल, इसलिए उसकी शेप ऐसी कुछ एरोडायनेमिक से शेप बन जाती है. लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो अगर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा? मजे आएंगे. पानी पूरा अपनी अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टीज को इनहैंस कराएगा. See this? See this? So in space we have the entire globule of water. See, it is completely spherical. You can do a lot of stuff ना. पानी फेंक रहा है अंदर और फेंकेगा वो और स्फेरिकली और बड़ा होता है. Nothing's there. It's the beauty of this particular entire concept. अब मेरे को भी जाने तो नहीं देगी ऐसे नासा, लेकिन हाँ कभी जाने दे तो जरूर. This will be one of those things which I would love to do. सही है ना? तो ये फंडे है भाई. ठीक है, तो नासा की है, तो इसको नासा तो जाने तो देगा नहीं, क्या ही करेगा. और दिखाते हैं तुम्हें, ऐसा छोटी मोटी बात नहीं, कोहेसिव फोर्स दिखाता हूं मैं. कितनी सही चीज है कोहेसिव फोर्स. ये देखिएगा, just observe the, एक मिनट, हाँ, just observe the cohesive forces now. See what he's doing. So हनी को वो पकड़ा हुआ है, ठीक है, कोहेसिव है, लेकिन सी दैट कैसे कोहेसिव फोर्स वो अटैक कर रहे हैं. देखो ढक्कन बंद हो रहा है. It tries to goes back. The reason is cohesive force is strong है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता. आप देख रहे हो हनी टूट नहीं रही है क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है.
हंस देते हैं ये तो बड़े अच्छे से, ये भी है। Astronauts all love their food. So, NASA tried to ensure space food is as much like home cooking as possible. तो पूरा एपिसोड था, आराम से आप देख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। You go and just type food and space and you will love it. ठीक है, तो बड़ी मजेदार चीजें आएंगी, तो आपको दिखेगा क्या फनी फनी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सब फंडे हैं भाई। चलो anyhow let's go back and I hope अब आप लोगों को कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस का मतलब समझ आया होगा। पानी स्फेरिकल शेप क्यों पकड़ता है उसका भी लॉजिक समझ आया होगा। ठीक है, तो आई विल जंप बैक। किसी ने कुछ लिखा था? Okay. Okay, let's go back. Let's see now how and what exactly happens. ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज? यस, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, that's known as the next thing comes up as surface energy and work done. इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि फिजिक्स को, अगर फिजिक्स सीखनी है तो मजे लो। जब तक फिजिक्स को एक्सप्लोर नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। अगर फिजिक्स को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड स्लोएस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फन लोगे ना यार तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये ना। अब आपको थोड़ा बहुत तो स्कूल के क्लासेस शुरू हो चुके तो डिफरेंस तो जानते ही हैं आप, है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, लेकिन आई एंजॉय फिजिक्स। So that is one thing where I think that makes a difference. और मैं मानता हूँ जो बंदा ये कहता है कि फिजिक्स बेटा बहुत टफ है तो ध्यान से पढ़ना, पागल है। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जो फिजिक्स को बोरिंग बनाते हैं या क्लास में बोलते हैं फिजिक्स फिर से यार, तो मैं आपको बताता हूँ दैट टीचर इज अ क्रिमिनल, क्योंकि उसने कितने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बोर कर दिया। बोर नहीं करने का यार, जानने का है। क्यूरियोसिटी लेवल 101,001 होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए सरफेस एनर्जी, लेट्स गो एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब क्या करने वाला हूँ, सरफेस एनर्जी पढ़ाऊंगा, बढ़िया चीज। एक काम करते हैं, एक ना ऐसा स्ट्रक्चर रखते हैं वायर टाइप, और इसके अंदर एक मूविंग एंड रख देते हैं। ये मूविंग एंड है, और इस पूरे असेंबली को मैं एक सोपी वाटर के अंदर डालता हूं और बाहर निकालता हूं। जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सोप फिल्म बन चुकी होगी, है ना। एक सोप फिल्म बन चुकी है इसके ऊपर। अब ये सोप फिल्म क्या करेगी, ये सोप फिल्म इस वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन है, ये हम जानते हैं सोप फिल्म पे, और सरफेस टेंशन क्रिएट्स फोर्स। तो अगर आप इसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बाहर की तरफ लगाएं तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, देयर इज अ चांस, अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है तो इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। इक्विलिब्रियम क्या करता है, या तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहने देता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाता है। मान लीजिए आपने यहां से यहां तक इस मूवेबल एंड को ट्रैवल करवाया, डीएक्स डिस्टेंस तक उसको मूव करवाया। Okay, we'll talk about that. तो dx ऐसा रहता है। अब आप मूवमेंट दिखा रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है, just to try to understand this, see what is work done, that is force into displacement, करेक्ट। अब इस रॉड का लेंथ हम लोग लेके चलते हैं L, तो फोर्स क्या लगेगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया इनटू dx। ठीक है, अब डू अंडरस्टैंड दिस फोर्स विल बी T into 2a या 2L, सॉरी a क्यों लिख दिया मैंने। सोप फिल्म है तो सोप फिल्म के केस में क्या हो जाएगा,
सो फिल्म के केस में 2L लग जाएगा इंटू dx, करेक्ट। अब L इंटू dx क्या होता है? चेंज इन एरिया। लेंथ तो इतनी है लेकिन हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो एक्स्ट्रा एरिया आ गया, तो हम लोग क्या फॉर्मूला बना देते हैं, dw इज इक्वल टू 2da सोप फिल्म के लिए। लेकिन वही अगर लिक्विड लेयर के लिए बात करेंगे, लिक्विड लेयर के लिए बात करेंगे तो dw का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tda। तो कभी भी आप सिर्फ वर्क डन निकालना चाहते हैं, जैसे सपोजिंगली मर्करी का ड्रॉपलेट्स देखेंगे तो मर्करी अपने एलिमेंट्स को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो मर्करी अपने पास पकड़े रखे, सोप सोल्यूशन होगा तो वर्क डन हमेशा ये रहेगा, लिक्विड लेयर रहेगी तो हमेशा वर्क डन ये रहेगी। यहीं से अगर एनर्जी निकालनी हो तो U इज इक्वल टू dw होता है। तो सर्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो चेंज इन एरिया नहीं देखेंगे क्योंकि dw को इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो वहां पे एरिया आ जाएगा और dw वर्क डन हो जाएगा, और वर्क डन कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी है। सर एक बार वो डायग्राम का वापस एक्सप्लेन कर दो। बच्चा मैंने एक लिक्विड सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन के अंदर बाहर निकाला, तो एक फिल्म बन गई है। अब वो फिल्म अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं उतनी फोर्स उस मूवेबल एंड को पकड़ के रखूं तो इक्वल फोर्सेस क्या करेंगी, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हो या फिर रेस्ट में रह सकते हो। तो अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आ रहा हूं तो वो dx आ गया, बाकी तो देख के समझ सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़े। कूल, मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, सब एक्सटेंशन के साथ साथ समझ आता जाएगा और मैं डिटेल में बता दूंगा साथ में। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ जी, कूल, ठीक है। अभी क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अ थिन वुडन रॉड of mass capital M and length L is floating in water. Find the force required in vertically upward direction to lift the rod from water surface. Surface tension of water is capital T.
ओके, थिंक अबाउट दिस नाउ। मैंने थॉट दिया, आपने कहा यार आपके दिमाग में आ रहा क्या सर, क्या क्वेश्चन है ये, तो mg लगेगा ना फोर्स लगाने के लिए, बंदे को ऊपर ही खींचना है रॉड को। लेकिन एक बात समझो, ये रहा वाटर सरफेस बना दो, कुछ बना दो, कंटेनर बना दो, कंटेनर मान लो पानी है, अब यहां मान लो एक रॉड है, अब यहाँ पे क्या होगा, दिमाग चलाओ, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg। अब अगर आप उसको बाहर की तरफ खींचोगे तो उसके ऊपर सरफेस टेंशन भी तो लग रही है नीचे की तरफ, दोनों तरफ से। आप समझ रहे हो, ये रॉड है, मान लो ये पेन रॉड है, तो जब इसको डिप करूंगा तो एक ये सरफेस होगा जो एक लेंथ की तरह काम करेगा, और ये सरफेस भी होगा जो लेंथ की तरह काम करेगा, तो दोनों लेंथ जो है वो नीचे के सरफेस टेंशन लगाएगा, है ना। तो फोर्स कितनी लगेगी, TL। हेंस मेरे को जो टोटल फोर्स चाहिए टू मूव इट आउट, द फोर्स रिक्वायर्ड इज mg plus 2TL। समझ आया क्वेश्चन? तो सरफेस टेंशन के आते ही क्वेश्चन का स्टेटमेंट फंडा पूरे चेंज हो गया। ओके, मूविंग अहेड, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, सरफेस एनर्जी का क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन मान लीजिए, अ फिल्म ऑफ वाटर is formed between two straight parallel wires, each 10 centimeter long. At a separation of 0.5 centimeter. Calculate the work required to increase their separation by 1 mm. Surface tension of water is 72 into 10 raised to power minus 3 Newton per meter. क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। A film of water is formed up between two straight parallel wires, each 10 centimeter long, at a separation of 0.5 centimeters. Calculate the work required to increase the separation by 1 mm. तो डेल्टा एक्स कितना है, 1 mm. लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। करो, DW क्या था, TDA, लेकिन फिल्म में तो 2D है ना, याद है ना, मैंने बताया था लिक्विड वाला होगा तो DA होगा, अगर सोप सोल्यूशन है, कोई फिल्म बनाई गई है तो 2 आ जाएगा। तो चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन तो दी हुई है 72 × 10⁻³ 2 वैसे लग गया। DA मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूं, इसी को लिखा था DA, इसलिए डेरिवेशन पे इतना जोर दिया था मैंने। लेंथ कितना है, 0.1 लेंथ है, 1 mm मतलब 10⁻³ हो गया।
144 पॉइंट लगाना है 14.4 × 10⁻⁻⁶. इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो 1.44 × 10⁻⁻⁵ जूल्स लिखना वैसे लिख दीजिए. ठीक है. समझ आएगा नहीं दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया. लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़िया वाली चीजें और पढ़ते हैं, मजेदार चीजें. Okay, I don't know about this, Avinash. I have to see this. And रही बात आती है, yes, substantiation की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है, but they give you don't have to remember it. Moving ahead, excess pressure inside a liquid drop. Excess pressure inside a liquid drop. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ी मजेदार सी चीज है. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. देखो बच्चा, एक काम करते हैं, एक लिक्विड ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा आ गया. अब इसमें लिक्विड डाल देते हैं, ये लिक्विड ड्रॉप है. व्हाट आई वांट इज, मैं इस लिक्विड ड्रॉप के एरिया को, मतलब रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूं. मान लीजिए इसका ओरिजिनल रेडियस ये है कैपिटल आर, और मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, तो ये जो चेंज इन एरिया लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, चेंज इन रेडियस लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं डी आर. कोई प्रॉब्लम? समझ आई क्या कर रहा हूं? मैं चाहता हूं, जैसे अभी आपने वो स्पेस वाले में देखा, उसने क्या किया, थोड़ा सा और अंदर प्रेशर बिल्टअप किया ताकि उसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर जाए. तो वो कितना चेंज इन प्रेशर दूं ताकि उसका साइज बढ़ जाए. तो दैट इज माय मोटिव ओवर हियर. ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रेशर, इनसाइड प्रेशर कुछ है, लेट्स से P1 है, और बाहर प्रेशर कुछ है, मान लीजिए P2 है. ठीक है, now if I want to increase this, what I have to do, understand this now. ठीक है, पहली बात तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मुझे उसको इंक्रीज करना, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. अब मैं आप जानता हूं DW का फॉर्मूला क्या रहता है, TDA, we know this, right? तो DW को मैं कैसे लिख सकता हूं, T इंटू चेंज इन एरिया कितना है, 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, स्मॉल आर ही लिख दो, उसको भी बेटर रहेगा. अब मैंने लिख दिया तो मैं स्मॉल आर यूज करूंगा. ठीक है, माइनस 4 पाई R स्क्वायर, करेक्ट है ना? दिस इज द चेंज इन एरिया, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा DW का फॉर्मूला, T करिए एक्सपैंड, 4 पाई R स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा R स्क्वायर प्लस 8 पाई R डेल्टा R, करेक्ट है? R स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल गया, माइनस 4 पाई R स्क्वायर. प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट. ठीक है, डेल्टा R का वैल्यू इतना छोटा है कि उसके स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या रह गया, DW का फॉर्मूला क्या बन गया, T इंटू 8 पाई R डेल्टा R. मिल गया हमारे को क्वेश्चन नंबर 1.
ठीक है, अब आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, और कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं? DW का एक और फॉर्मूला होता है। वो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो जानते हैं सब। और फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है? प्रेशर। तो P1 माइनस P2 जितना भी होगा वो ओरिजिनली कितने एरिया पे लग रहा है? 4πr²। तो AdX लिख सकता हूं मैं, ये भी DW है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूं। अब 1 और 2 को इक्वेट कर दूं तो क्या रिलेशन मिलेगा? P1 माइनस P2 इंटू एरिया को लिख देता हूं 4πr² dr इज इक्वल टू, dr क्या है? डेल्टा आर। मेरी मर्जी है, ये dr को मैं डेल्टा आर लिख सकता हूं, है ना? फाइनाइट डिफरेंस है तो डेल्टा आर लिख देंगे, तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा आर इज इक्वल टू T8πr डेल्टा आर। दोस्तों जरा देखना क्या क्या कैंसिल हो रहा है। स्ट्राइक आउट करने के लिए कलर दूसरा लगा देते हैं। डेल्टा आर गया, r² में से एक आर गया, पाए गया, 8 में 2 रह गया और ये 4 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास फाइनल कंक्लूजन क्या रह जाएगा बच्चों? फाइनल कंक्लूजन रह गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T/r। तो कभी भी आप किसी लिक्विड ड्रॉप का साइज बढ़ाना चाहते हैं या आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर में कितना डिफरेंस है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पर। इट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर CBSE एंड IISc स्टूडेंट्स, राइट? उनके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वेल ऑब्वियसली द स्टेट लेवल टू दे डू हैव, ऐसा कुछ नहीं है, इवन दे आस्क इट, आपको पता होना चाहिए सबको, ठीक है? तो आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। किसी को समझ नहीं आया तो बताइए। ये लिक्विड ड्रॉप्स के केस में है। अगर सिमिलरली फॉर बबल क्या होगा? फर्क कहां आएगा बबल्स में? T 2dA हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, 2T इंटू चेंज इन एरिया, 2T इंटू चेंज इन एरिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 16। अगर ये 16 हो गया तो इक्वेट करोगे तो यहाँ 16 होगा, बाकी सब कैंसिल हो गए, 4 रह जाएगा। हेंस द फॉर्मूला कम्स डाउन एज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T/r। कभी भी सोप सोल्यूशन या बबल्स के केस में बात करेंगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T/r आ जाएगा। अगर आप लिक्विड ड्रॉप्स के केस में बात करेंगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T/r आ जाएगा। तो अब अगर किसी का रेडियस ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस कम होगा ना, डेल्टा P है ना बच्चा ये। तो अगर रेडियस ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, हेंस इसीलिए एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, आई होप सबने लिख लिया ये, राइट? सो आई एम मूविंग अहेड, एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम्पल गोज लाइक दिस, समझिए इस बात को। मान लीजिए अगर यहां पर मैंने एक ट्यूब रखी है, कनेक्टिंग ट्यूब, और यहां पर एक ऐसे कुछ कॉक शेप का ऐसे कुछ बना देते हैं, ठीक है? और इसको मान लीजिए ऐसे कुछ इसके ऊपर हैंडल भी बना लेते हैं, ठीक है? इफ यू मूव दिस विल गो अप, ठीक है? और क्या करता हूं फिलहाल एकदम वैक्यूम क्रिएट होने वाले दोनों के अंदर प्रेशर डिफरेंस अप मेंटेन्ड है, और मैं क्या करता हूं, एक इस एंड पे एक बलून को बांध देता हूं, ये बलून ज्यादा फुलाया हुआ है, और एक इस एंड पे वैसे बना देता हूं बलून को, जिसका रेडियस कंपैरेटिवली इतना भी नहीं छोटा बनाते, थोड़ा सा बनाते हैं बड़ा, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ठीक है? अब आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से जज भी कर सकते हैं
कि इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन ले लो, एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो। नाउ सिंस R1 या R2 इज ग्रेटर देन R1, वी कैन सी दिस, ठीक है। तो अब ये जरा देखिए, प्रेशर इन सेकंड बलून कितना होगा, P एटमॉस्फेयर प्लस 4T बाय R1, सॉरी R2। ये बात समझ में क्या कर रहा हूं, P1 माइनस P2, इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर शुड बी इक्वल टू 4T बाय R2, करेक्ट है ना। आउटर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस 4T R2 लिख दिया। वही प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट बलून इज, अब हम लोग को क्या लगता है, अच्छा हमारी कॉमन सेंस क्या बोलती है, हमारी कॉमन सेंस बोलती है कि सर, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा, बेटा अगर मैंने इस कॉक को खोला आधा, तो बताओ कौन सी हवा कहां जाएगी, तो हमारा दिमाग क्या कहता है, भाई बड़े बलून में ज्यादा हवा है, छोटे बलून में कम हवा है, तो बड़े बलून से छोटे बलून के अंदर हवा जाएगी, दोनों बलून बराबर साइज के हो जाएंगे और रुक जाएंगे। सही बात है ना, कॉमन सेंस यही बोलती है। लेकिन मैथमेटिक्स देखिए जरा, आप यहाँ पे क्या पता लग रहा है, P1 का प्रेशर, सिंस रेडियस कम है उसका, तो P1 का प्रेशर P2 से ज्यादा है। दिस इंप्लाइज बलून 1 का प्रेशर बलून 2 से ज्यादा है। तो किसका मतलब क्या हुआ, हवा हमेशा कहां से जाती है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हेंस छोटा बलून और श्रिंक होता जाएगा और बड़ा बलून और फूल जाएगा। इट गोज द अदर वे राउंड, जो हम लोग सोचते हैं उसके एकदम ऑपोजिट है, एंड दिस एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज बताता हूं, ऐसा नहीं होता, अच्छा मैं एंड में बता रहा हूं मैं कुछ, ठीक है यहां तक तो समझ आ गया, यू हैव गॉट माय व्यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। बेटा होता क्या है, जब इसमें से हवा जा रही है ना, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या लगेगा, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस इसका रेडियस तो हमेशा ही कम होता जाएगा, सिंस हवा दे रहा है वो, सही बात है ना, इसका तो साइज कम होता जाएगा, तो उसका प्रेशर हमेशा ही बड़ा रहेगा। लेकिन एक टाइम के बाद आके रुक जाएगा, तो वो रुक क्यों गया, ये पूरा का पूरा सक्शन लेके अंदर क्यों नहीं चल जाता बलून, अंदर सक्शन हो जाए, जैम जैम क्यों नहीं जाता, क्योंकि लास्ट पोजीशन क्या होगी, जहां पे आगे वो स्टेशनरी हो जाएगा, और उधर की बलून की हवा ना इधर आएगी, और कॉक अभी ओपन ही है लेकिन स्टिल दे विल मेंटेन देयर साइजेस, ये ऐसा ही रह जाएगा। समझ रहे हो, बलून का मुंह है और ऐसे बलून फूला सा बड़ा है यहाँ पर, और इधर वाला बलून भाई गंदा ही बड़ा है। ये ओपन है अभी, है ना, इधर वाला बलून देखोगे तो बड़ा ही भाई खतरनाक ही बड़ा हो गया, दिख भी नहीं रहा, आधा उधर है बाहर, ठीक है। तो बहुत बड़ा बलून हो गया, ये ऐसा क्यों रुक गया, क्योंकि अब आप देखोगे ना ऐसा अजीब सा शेप में आ गया, तो इसका एक्चुअल में क्योंकि वो सागी शेप होगी, तो उस आर्क का जो रेडियस है वो रेडियस इस बड़े रेडियस के बराबर होगा। आप समझ रहे हो, अगर मैं किसी आर्क का छोटा सा पार्ट निकालू, तो ये जो सैगी सा एरिया वो ये है बलून का, तो इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर आ चुका है, तो मतलब यहाँ का प्रेशर सेम है, हेंस दे विल मेंटेन इन दिस पर्टिकुलर शेप। बात समझ में आया, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं अजीब से, तो बंदे बेचारे खज्जल, लेकिन anyhow leave competitive, it is so interesting to understand this कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे जाके क्यों रुक जाता है। कूल, प्लीज नोट कर लेंगे अपने हिसाब से, तो गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स, जस्ट नोट इट डाउन अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लग रहा है। कूल, समझ सबको आ गया है।
कूल गाइस, समझ आ गया था? आगे बढ़े। बाकी बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें, so we'll keep talking till the time this topic goes over. Moving ahead, and now we have a topic known as angle of contact. और ये भी बड़े मजेदार टॉपिक है भाई। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं इस बात को। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब है, मान लीजिए एक लिक्विड ले लेते हैं, तो एक कंटेनर में मैंने लिक्विड डाल दिया, अब यहां पर हम लोग उस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे जो एकदम सरफेस पे है, वाटर मॉलिक्यूल। अब आप जानते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल को इस जोन के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। तो नेट कोहेसिव फोर्स किधर लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे? नेट कोहेसिव फोर्स लगेगा इधर। So this is net cohesive force, ठीक है। और सिंस वो सरफेस से जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ग्लास और लिक्विड के बीच में एक एडहेसिव फोर्स बनेगी जिसकी नेट फोर्स लगेगी इस तरफ, ठीक है। ध्यान रखेंगे Fa का मतलब है एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स बिटवीन glass and water molecule। और वही कोहेसिव फोर्स का मतलब है this is cohesive force between, I should actually use the term net cohesive force between all the वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो है ये। सो कोहेसिव फोर्स हो गया, एडहेसिव फोर्सेस हो गया। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, अगर कोई ऐसा जोन हो, कोई ऐसा लिक्विड हो जिसका एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा हो, ठीक है, तो इसमें केस 1 लिखते हैं। For liquids having adhesive forces greater than cohesive forces, ये कौन सा लिक्विड है? ये ऑयल है। आप कोई भी ऑयल को एक ग्लास कंटेनर में डालिए, आप देखेंगे कि जब आप ऑयल को निकालेंगे ना तो वो थोड़ा ऑयल चिपका होता है सरफेस पे। तो क्या लॉजिक हो गया? यही लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है। उनका एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, जरा ढंग से समझिएगा। अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोहेसिव के कंपैरिजन में, सो नेट फोर्स किधर निकलेगी? इधर। नेट फोर्स ऐसे खींच रहा है नीचे की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ खींचेगा तो एक्चुअल सरफेस का लेयर कैसा हो जाएगा? सरफेस टेंशन इधर लगेगी कहीं, and the surface will not look in a straighter manner, surface will look like this। इसका जो मेनिस्कस शेप है वो थोड़ी ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। सीधा पानी का लेयर नहीं रहेगा, वो हल्का सा नीचे रहेगा, बेंड डाउन, ठीक है, वैसा रहता है वो। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां से देखा जाए तो ऐसे की शेप आई है, तो ये नीचे एंगल कितना बन गया? लेयर का जो शेप है, लेयर का जो शेप है ऐसा,
कंटेनर के अंदर, वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा, एंड दिस थीटा एंगल इज एक्यूट। एक्यूट मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये वो सरफेस, ये वो लिक्विड्स है जो कि सरफेस के साथ चिपकते हैं। और कैसे सरफेसेस होते हैं? कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, तो उनके बारे में भी बात करते हैं अभी। पहले आप इतना लिख लीजिए। ओके कूल, मूविंग अहेड। ऐसे लिक्विड्स जिनका एडहेसिव फोर्सेस, I'm so sorry, coercive forces are stronger than adhesive forces. So case 2 लिख देते हैं। Coercive force is stronger than adhesive. तो इसका क्या लॉजिक लगेगा? ऐसे केस में क्या हो जाएगा? सी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये ना कंटेनर, इसके अंदर लिक्विड, तो देखिएगा कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये लग रहे कोहेसिव फोर्सेस, ये लग रहे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग ये है, तो वेक्टरली नेट रिजल्ट किधर आएगा? इधर, है ना, रिजल्टेंट इधर लगेगा। रिजल्टेंट की वजह से क्या होगा? लिक्विड पे रिजल्टेंट यहां लग रहा है, तो लिक्विड थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश होगा। नीचे की तरफ पुश होगा तो मतलब लिक्विड का जो लेयर है वो ऐसा निकलेगा। सो मेनिस्कस विल लुक लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक दिस, द मेनिस्कस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज होगा क्या? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एनालाइज दिस। यहाँ पे क्या होगा? जिन लिक्विड्स का लेयर ऐसा रहता है तो वो एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं? थीटा, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट एक्यूट, सॉरी ऑब्ट्यूज। तो थीटा अगर ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90 डिग्री, तो उस सिनेरियो में मेनिस्कस गोज लाइक दिस। एवरीवन गॉट दिस? आप समझ सकते हैं जिनमें शेप ऐसी रहेगी वो कैसी शेप है? कॉनकेव शेप है। जिनकी शेप ऐसी है वो कैसी है? कॉन्वेक्स शेप है। तो जिसमें ये रहता है उनकी शेप कैसी रहेगी? कॉन्वेक्स शेप। और पिछले वाले केस में कॉनकेव शेप थी। सर इसका कोई एग्जांपल है? हाँ बेटा, मर्करी, मर्करी इज लुक लाइक दिस। आप कभी भी देखना, जब आप थर्मोमीटर्स लेकर आते हो, थर्मोमीटर्स में जो रीडिंग है वो गेज थोड़ा सा ऐसा रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और वाटर के केस में थीटा जो है वो एकदम 0 डिग्री पर रहता है। ठीक है, केस 3 में लिख देता हूं, जहां पे नियरली बराबर रहेंगे, तो उस सिनेरियो में क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री किस केस में रहेगा? वो रहता है वाटर के केस में। उनकी मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सीधी रहती है, कुछ भी नहीं होता। वो नीचे की तरफ भी मेनिस्कस नहीं आएगा, ऊपर की तरफ भी नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा रहेगा लेयर। ठीक है, वाटर के केस में, वाटर इज एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। कूल है भैया? ठीक है, यही सिनेरियो अगर आप इसको सरफेस पे फेंक दोगे तब भी यही होगा। देखो पानी को आप जिस सरफेस पे फेंको वो कुछ ऐसा ही शेप पकड़ लेगा, बस ना के बराबर का एंगल है, तो इसलिए थीटा 0 वाला जाता है, वो सीधा फैल जाता है ना। ऑयल ड्रॉप फेंकोगे तो ऑयल ड्रॉप कुछ ऐसा दिखेगा,
सरफेस के साथ देखो क्या बना रहा है एंगल, है ना, सरफेस का देखो क्या एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है एक्यूट। वहीं अगर आप इसी केस में मर्करी को फेंकिए सरफेस पे तो वो क्या होगा, वैसा स्फेरिकल सा शेप पकड़ लेगा। तो आप देख सकते हैं सरफेस के साथ एंगल क्या बना रहा है, ऊपर की तरफ ये वाला एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, समझ रहे हो? जो थीटा एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होते हैं जिसमें हम लोग एक्यूट, ऑब्ट्यूज और उन सब एंगल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और हम बात, इसका जो मेजर जजमेंट जोन है वो इसी वजह से है। इसका मेन कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूटिलाइजेशन है, मतलब हम लोग जितने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स देखते हैं वो यहाँ, इन सब का यूज वहां कैसे आएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और उसके अंदर सब कुछ आपको इस सारे केसेस दिख भी जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। एक कैपिलरी एक्शन पढ़ाऊंगा और एक एडिशनल चीज पढ़ाऊंगा, जहां पे मैंने आपको बोला था कि मैं एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ कि अगर दो ग्लास स्लैब्स के बीच में थोड़ा सा पानी हो तो ग्लास स्लैब्स को खींचने में बड़ी जोर लगता है, तो वो जोर कितना होता है और क्यों लगता है मैं उसके पीछे का साइंस बताऊंगा, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एंड द लेक्चर। तो पहले हम लोग कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे। शुड आई मूव अहेड? ठीक है, आई होप सबने नोट कर लिया। फाइन, कूल। I'm moving ahead and going to capillary action. Please note down the heading. Capillary action. अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, देखो आप अगर एक कंटेनर में एक लिक्विड डाल दीजिए, ठीक है, इसके अंदर एक ट्यूब डाल दी जो ओपन थी, पहले नॉर्मल ट्यूब थी, दोनों एंड से ओपन है, मैंने अंदर डाल दी। जैसे मैंने ट्यूब को अंदर डाला क्या होगा, पानी यहां पर भी भर जाएगा, और सिंस मान लीजिए ऑयल है ये, तो क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर में एक मेनिस्कस बन जाएगा। कूल है भाई। यहां पर देखा जाए तो सरफेस टेंशन का लग रही है इधर सरफेस के एंड पे, है ना, खींच की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं भैया नीचे नहीं जाना, सरफेस टेंशन ऐसी है। तो सरफेस टेंशन ऐसी है तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉप ऊपर से देखो, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू कैसा दिखेगा आपको, दिखेगा ऐसी सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शन है, और उस पूरे क्रॉस सेक्शन पे टी ऐसे किसी एंगल पे टेंशन, सरफेस टेंशन लग रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरे को टॉप में तो ऐसा लिक्विड जो सिलेंडर है वो तो ऐसा है ना, तो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका मतलब पूरे लिक्विड पे टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, करेक्ट बात है? तो समझ पा रहे हो बेटा, ये जो है ये सिलेंडर है, जो ये ट्यूब डाली है आपने अंदर, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो मतलब पूरे सरफेस पे कितनी टेंशन लग रही है, टी कॉस थीटा। तो मैं यहां बोल सकता हूं यही पुल है जो कि वो लिक्विड को राइज कर रहा है अपने नॉर्मल लेवल से, यही वो पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से लिक्विड का लेवल यहां तक नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया। कितना ऊपर पहुंच गया, एच हाइट पकड़ ली। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिलरी राइज। यही जो एक्चुअल में कोई रिस्पॉन्सिबल जोन नहीं था, कुछ किया था क्या मैंने, दोनों एंड से ओपन ट्यूब थी, मैंने अंदर डाला, पानी का लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर आ गया उसमें, तो क्या लॉजिक है उसके पीछे? उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो सरफेस टेंशन है, जो कि सरफेस टेंशन पूरे एरिया पे लग रही है, एरिया मतलब उस पर्टिकुलर लेंथ पे लग रही है, तो टी इंटू एल क्या होता है, फोर्स। ये एक एडिशनल फोर्स लगा रहा है सरफेस टेंशन, टी कॉस थीटा आपका नेट टेंशन है, 2 पाई आर के ऊपर लग रहा है। आप लोग याद करिए लिक्विड ड्रॉप के केस में फोर्स का रिलेशन क्या था टेंशन के साथ, टी इंटू एल, टी इज इक्वल टू एफ बाई एल। तो एफ क्या हो गया, टी इंटू एल, एल कितना होगा पूरे इसका 2 पाई आर, लगा दिया फोर्स। और ये फोर्स क्या कर रहा है, इतने लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है, तो ये फोर्स कितना है, mg के बराबर है, इतने वेट के मास के बराबर है, तो mg लिख देते हैं। m तो मेरे को पता नहीं क्या लिखूंगा, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं कहता हूं इसकी डेंसिटी मान लो रो है, तो रो इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच
इंटू जी। समझ आया क्या किया? जितना ये सिलिंड्रिकल सरफेस है इसका वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करो, क्या आएगा? 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच जी। लो जी, एक आर कैंसिल हो गया, लो जी पाई भी कैंसिल हो गया। बस लेट में ये जो गड़बड़ बात में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2t cos थीटा अपन आर रो जी। ठीक है, फॉर वाटर theta is equal to 0 degrees. So capillary rise in the case of water is 2t upon r rho g. Kindly note this down, a very important conclusion. समझ आया कैसे कैपिलरी राइज होता है? ठीक है, तो इसको प्लीज नोट कर लेंगे सभी। अच्छा, कई बार क्या होता है, अच्छा यही एंगल थीटा ऑब्ट्यूज होता है, मतलब मरकरी में कैपिलरी राइज कैसा होगा? उसमें राइज नहीं होगा, उसमें फॉल होगा। इसलिए टॉपिक का नाम मैंने कैपिलरी एक्शन लिखा है ना। थीटा का एंगल नेगेटिव आ जाएगा, मतलब हाइट नेगेटिव हो जाएगी, तो वो लेवल जितना है अगर आप कैपिलरी डालेंगे उसका लेवल से नीचे रहेगा वो, क्योंकि ओवरऑल सरफेस टेंशन नीचे की तरफ पुल कर रही होगी। ठीक है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि सर सरफेस टेंशन की वैल्यूज याद करनी होती है क्या? वो सरफेस टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है? नो, आपको याद भी नहीं करनी है, लेकिन सरफेस टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट भी नहीं होती है। इसका मतलब मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं, सरफेस टेंशन की वैल्यू वेरी कर सकती है अगर आप उनके साथ कुछ छोटी मोटी हरकतें करें। कैसे मतलब? I'll tell you. Surface tension reduces if you increase the temperature. Please note it down. Surface tension, change in surface tension, heading डाल दीजिए, change in surface tension. तो कैसे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस टेंशन की अंदर हम लोग चेंजेस लेकर आ सकते हैं? ठीक है, पहला लिख दीजिए, reduces with increase in temperature. इसीलिए बॉइलिंग वाटर का सरफेस टेंशन नहीं बन पाता। पानी को गर्म करो तो वो लिक्विड का जो टॉप लेयर है वो लेयर मेम्ब्रेन नहीं रहती। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। ठीक है, और क्या है, अगर आप इंप्योरिटीज डाल दें, ठीक है, अगर तो आप इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज डाल रहे हैं, इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज भी क्या करती हैं? दे रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा जब मच्छर बढ़ जाते हैं आपके आसपास, है ना, तो क्या करते हैं, वो फॉगिंग करते हैं। आप लोगों ने सोसाइटीज में भी देखा होगा, आप लोगों ने गलियों में भी देखा होगा, दे डू दैट। अच्छा, ये फॉगिंग का आपने कभी स्मेल किया? तो आपको स्मेल करके आपको पता लगेगा केरोसिन है ये। तो केरोसिन छिड़कने से क्या होगा? क्या वो सफोकेट हो जाते मच्छर? नहीं। व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज, वेयर डज मस्किटोज ब्रीड? स्टैग्नेंट वाटर्स। अब क्या होता है, पानी की लेयर के ऊपर अंडे ले करते हैं मच्छर। अब जब वो फॉगिंग करेंगे तो होगा क्या, केरोसिन हवा में मिलकर नीचे सेटल हो जाएगा। तो जैसे ही वो सेटल होगा, वो इनसॉल्यूबल लिक्विड है,
ठीक है, वो जैसे ही पानी के ऊपर जाएगा, पानी में इनसॉल्युबल इंप्योरिटी एड अप हो गई, वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा तो वो जो सरफेस टेंशन के ऊपर, लेयर के ऊपर उसने अंडे रखे थे, वो क्या होगा, वो अपने आप ही सरफेस टेंशन डिसॉल्व हो जाएगी, इतने वो हैंडल नहीं कर पाएंगे वेट, और अंडे नीचे पानी के अंदर चले जाएंगे। पानी के अंदर एक बार अंडे चले गए, दे आर नॉट ब्रीडिंग एट ऑल। तो एक्चुअल में क्या किया जाए, जहां जहां आपके घरों में स्टैग्नेंट वाटर है, ठीक है, उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो वी एक्चुअली थिंक कि वो धुएं से मर रहे हैं, नहीं, धुएं से नहीं मर रहे हैं, धुएं से मच्छर नहीं मरते हैं। आपने अगर आपके घरों में है तो आपको दिखेगा कि मच्छर घूम रहे हैं धुएं में। नहीं, केरोसिन इज नॉट डेंजरस बेटा, आपको इनहेल कर भी लोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज नॉट दैट डेंजरस। लेकिन स्टिल नाक कवर करके चलोगे अच्छी बात है, क्योंकि वो केरोसिन नहीं तो वेपर्स के फॉर्म में तुम्हारे अंदर चले जाएंगे। So, वहां पे थोड़ा बॉडी में इंपैक्ट मार सकता है कि लंग्स में जाके आप दे कैन सेटल डाउन, दैट इज रिस्की थिंग एंड दैट इज द रीजन जो फॉगिंग कर रहा होता है वो हमेशा बांध के करता है, ठीक है, मास्क पहन के करता है वो। सो रीजन वही है उसके पीछे, ठीक है। चलिए एनी हाउ, तो हमारी मम्मियां क्या करती थी, मतलब ऐसे दरवाजा खोल देती कि धुआं आने तो, कुछ नहीं होगा धुएं से मम्मी, अगली बार बोल देना मम्मी अगर घर में स्टैग्नेंट वाटर है तो उसको सारे फेंक दो, वो हो गया काम, वो धुआं मच्छर नहीं मारेगा, ठीक है। और अगर सॉल्युबल इंप्योरिटीज है तो ये डिफाइन नहीं कर सकते हम। सॉल्युबल इंप्योरिटीज में कई जगहों पे सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है, कई जगहों पे डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबल इंप्योरिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज सरफेस टेंशन, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दुविधा? ओके, लास्ट थिंग फॉर द डे, एंड फिर हम लोग द मोमेंट वी आर मीटिंग द नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर। मैंने आज प्रॉब्लम्स नहीं कराई, मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके जाऊंगा, ठीक है। अब काफी 2-3 क्वेश्चन किए हैं स्टिल, आएंगे मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे एंड वील एंड दिस टॉपिक एंड वील स्टार्ट विद थर्मल प्रॉपर्टीज देन, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स ट्राई टू एनालाइज वन मोर थिंग, ठीक है। एक और चीज आखिरी पढ़ा रहा हूँ, ये आपके कोर्स में नहीं है बट मजेदार चीज है, ठीक है। सो ये है फोर्स बिटवीन parallel plates due to liquid between them. अब ये क्या है, आप लोग अगर मान लीजिए 2 ग्लास स्लैब्स पकड़ लीजिए, दो ग्लास स्लैब्स पकड़ लीजिए, अब वो 2 ग्लास स्लैब्स के बीच में हम लोग पानी डाल देते हैं एंड वी ट्राई टू सेपरेट देम। जब हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लिक्विड का एक जोन बन जाएगा, है ना। तो आप इसको पुश करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2 लिक्विड के जोन बन गए। मान लीजिए द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्लैब्स इज स्मॉल डी। मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। अभी देखिए मेरे पास ये 2 कोस्टर्स हैं, ठीक है। तो एक एंड इसका थोड़ा वो है रफ सा लेदर टाइप, है ना, और एक साइड पे ये थोड़ा स्टील शेप्ड है। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी पानी लगा हुआ है, अगर मैं स्टील और लेदर को देखूंगा तो बहुत आराम से इसको मैं अलग कर सकता हूं, आई कैन सेपरेट देम एनी टाइम आई वांट। बट द मोमेंट मैं इन दो, क्योंकि बहुत प्लेन है एकदम, सरफेस बहुत बढ़िया है, इनको रिमूव करने में मेरे को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। तो यही अगर ग्लास होता और 2 स्लैब्स को दूर करने की कोशिश करता, अब देख रहे हो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऊपर वाले स्लैब को उठा रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। So what is the reason behind that? So I'm going to talk about that now. See, understand this. See, I'll explain you.
ये आप देखोगे ये आर्क है ना, ये पूरा चक्कर काट सकता है। ये एक तो पूरा दो स्फीयर बन गए, है ना। अगर ये दो स्फीयर बन गए तो इसका रेडियस होगा ये कुछ, मान लीजिए ये आर है, आर रेडियस का स्फीयर है। दो यहां पर बाहर प्रेशर कितना होगा, P1 है, अंदर P2 है, इधर भी P1 होगा, क्योंकि दोनों P1 जो है वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। आप लोगों ने यही पढ़ा है कि अगर एक तरफ एयर और एक तरफ लिक्विड है तो आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि P1 माइनस P2 शुड बी इक्वल टू 2T/R। सही बात है। अब यहां पर देखो दोनों तरफ है, तो हेंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ टेंशन लग रही है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, P1 इज नथिंग बट P एटमॉस्फेरिक माइनस P2 इज इक्वल टू T/R। सर इसमें वैक्यूम भी इन्वॉल्व रहता है? No, not much. ये it is all because of the pressure differences. I'll explain you right away. ठीक है, यहाँ पे P atmospheric minus P2 is equal to 2T/R आ गया. This is the combined effect of the two soap bubbles. Oh, sorry, soap bubble बोल रहा हूँ, liquid bubbles, है ना। liquid drops जैसा ये एक्ट कर रहा है, इनकी वजह से जो combined effect पड़ रहा है वो ये रहा। इसमें चाहूं तो मैं P2 को और सेपरेटली भी लिख सकता हूँ। P2 क्या बन गया, P2 is equal to P atmosphere माइनस T/R। अब यहाँ पे R कितना है मुझे तो पता ही नहीं। R देखो बच्चा, अगर ये R है, ये R है, और टोटल सेपरेशन कितना है, D। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना, क्या करूंगा, तो इसका मतलब D को मैं क्या लिख सकता हूं, सी दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो आप यहां पर भी देख सकते हैं ये 90 आ गया एक दूसरे के साथ, तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा। इसका R cos थीटा कॉम्पोनेंट निकालिए जरा, एक मिनट नीचे आएगा ना, एक मिनट गाइस, ये सरफेस देखिए जरा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ट्राई टू एनालाइज दिस। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा तो ये क्या हो जाएगा, R cos थीटा, R cos थीटा, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 2R cos थीटा। सो फार हम लोग जो सीखे हैं वो है कि अंदर जो लिक्विड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। कितना कम है, इतना कम है। R कैन बी रिटन एज D अपॉन 2 cos थीटा। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम, दोबारा समझा रहा हूं जिसको नहीं समझ आया है। मैंने दो स्लैब्स के बीच में लिक्विड बबल डाला है और मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो दिस बिकम्स रियली टफ टू सेपरेट देम आउट। व्हाई इट इज गेटिंग टफ, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो ये कॉनकेव शेप्स निकाल दी, जिसमें यहां पर लिक्विड और यहां पर हवा है। तो ये हवा मतलब यहां पर P1 का टेम्परेचर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T/R हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे P1 क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर का प्रेशर मुझे पता नहीं, P2 है, तो मैंने P2 को इस टर्म में लिख दिया। यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि अगर इस लिक्विड सरफेस का या उस आर्क का रेडियस R है और दोनों स्लैब्स के बीच में डिस्टेंस D है, तो D और R के बीच में रिलेशन निकाल दिया, D इज इक्वल टू 2R cos थीटा। ठीक है, तो अब मैंने उसी हिसाब से P2 का वैल्यू निकाल दिया। यहां से अभी तक हम लोग क्या सीखे कि P2 का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो बेटा ये देखो सरफेस में तो P2 लग रहा है, इन स्लैब्स के सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। धक्का मारने, आप सोचो जिसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, वो जो लिक्विड है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर उसको बाहर ही नहीं आने देगा, उसको धक्का मारेगा अंदर की तरफ कि स्लैब नहीं निकाल सकते, तुम्हें धक्का मार दिया जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू सेपरेट द टू स्लैब्स, क्योंकि P एटमॉस्फेयर P2 से बड़ा है। तो क्या होगा, ये जितना लिक्विड
अब देखो, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूं, आप ग्लास स्लैब्स नेक्स्ट टाइम कभी भी 2 यूज करते हैं, अगर 1 ड्रॉप पानी डालेंगे और 3 ड्रॉप पानी डालें, 4 स्लैब लो, 2 स्लैब के बीच में 1 ड्रॉप पानी डालो और 2 स्लैब्स के बीच में 3 ड्रॉप पानी डालो या 4 ड्रॉप पानी डालो और बंद कर दो दोनों को। इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है, तो ये जो पानी का एरिया कवर करेगा वो कम होगा, इधर एरिया और पानी ज्यादा रहेगा, मतलब कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, ये कॉन्टेक्ट एरिया ए है। एम आई क्लियर? ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो ए है। अगर कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर भी उतना, फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इफ यू ट्राई टू रिमूव दिस, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? If we want to separate them out, how much force do we require? वो कैसे निकालेंगे जरा सोच लीजिए। आप लोगों के पास यहाँ पर P2 का वैल्यू हमारे को ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो वो लगाएंगे P एटमॉस्फेयर माइनस P2 इंटू जो भी कॉन्टेक्ट एरिया है, प्रेशर इंटू एरिया। तो P एटमॉस्फेयर माइनस P2 का वैल्यू क्या होगा? P एटमॉस्फेयर प्लस 2t cos थीटा बाय d इंटू a। तो माइनस P एटमॉस्फेयर प्लस P एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? अच्छा, अगर बीच में पानी डाला है, सो फॉर वाटर थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? 2ta by d. This derivation is not important for your board exams. It's completely competitive. In fact, competitive में ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आते हैं। आप इग्नोर करना चाहे आप कर सकते हैं, there is no problem in that. बट मेरा मेन लॉजिक समझिए, मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं आप लोगों को आज उसके पीछे साइंस बताना चाहता था। अब आप देख सकते हो, अगर पानी के ड्रॉप डाले हैं, एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा सेपरेट करने में। वहीं आप एक बार सेपरेट करने लग जाए, स्टार्टिंग मुश्किल है, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ती जाएगी उतना आसान हो जाएगा उसको निकालना। उसके पीछे भी लॉजिक समझ आया? ये देख सकते हैं आप, जितना डी कम होता बढ़ता जाएगा फोर्स उतना कम होता जाएगा, एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमूव इट। ठीक है, सो आई होप सबको समझ आया एंड इट वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।